हाय मेरे प्यारे भाई। आज हम आपको एडवांस मैथ में ज्योमेट्री बताने वाले हैं, जो कि ज्योमेट्री का पहला चैप्टर सर्किल आता है। वैसे तो आपको ज्योमेट्री को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्लेन ज्योमेट्री और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम आपको ज्योमेट्री में प्लेन ज्योमेट्री के बारे में बता रहे हैं। उन प्लेन ज्योमेट्री में भी कई प्रकार की चैप्टर होता है। जो पहला चैप्टर हम आपको वृत्त बता रहे हैं, और आज के वीडियो में बहुत छोटे छोटे बातों पर हम चर्चा करेंगे। और आप एक कॉपी और कलम को लीजिएगा और उसको बहुत अच्छे से जो जो बात हम बोलेंगे उन बात को आप नोट करते चलिएगा। ताकि आज सबसे पहले तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि वृत्त आखिर कहते किसको है। लड़का सबके होता क्या है ना, वृत्त और वर्ग में चक्कर काटना पड़ता है। बोलता है वृत्त बना देता है वर्ग, बोलता है वर्ग बना देता है वृत्त। लेकिन आप समझिएगा, वृत्त जो होता है हाथा में एक प्रकार के जो चूड़ी होता है ना, वही आपका एक वृत्त उदाहरण होता है। हम कह सकते हैं और ये वाला जो आकृति कहलाएगा ये मेरा वृत्त कहलाएगा। और इस कंप्लीट बाउंड्री के लंबाई को जो बोला जाता भाई, इस कंप्लीट बाउंड्री की लंबाई को परिधि बोला जाता है। और मध्य में जो एक बिंदु O होगा इसको केंद्र बोला जाता है। और आप बहुत अच्छे से बातों को लिखते चलिएगा, हम पॉइंट को बोल रहे हैं। देखिएगा, जब केंद्र बिंदु से परिधि के किसी भी बिंदुओं की दूरी आपस में समान होता है, केंद्र बिंदु से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदुओं की दूरी आपस में समान होता है, जैसे हम त्रिज्या कहते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यहाँ से पहला पॉइंट बना कर आप लिखिएगा कि केंद्र बिंदु से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदुओं की दूरी आपस में समान होता है, जिसे कि हम त्रिज्या कहते हैं। और भाई एक वृत्त में जो होता है वो अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, जिसमें प्रत्येक की लंबाई आपस में क्या होता है, समान होता है। आइए अब पॉइंट नंबर आगे बताते। अगला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा भाई, गौर करिएगा। हम आपको अभी तुरंत बताए हैं इस कंप्लीट बाउंड्री की लंबाई को परिधि बोला जाता है, लेकिन वृत्त के कुछ ही भाग को, मतलब मात्र इतना सा भाग की अगर बात करूं, कंप्लीट के बात ना कि कुछ ही भाग के बात करूं, उसको इंग्लिश में आर्क लेकिन हिंदी में चाप बोला जाता है। अगर आपसे चाप की लंबाई बोलेगा तो आप समझ लीजिएगा कि वृत्त के कुछ ही भाग के बारे में पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब ये आपका वृत्त का चाप कहलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आप देखिए, परिधि के किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। परिधि के किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं भाई। लेकिन वैसा जीवा
जो केंद्र से होकर गुजरता हो वह मेरा जीवा नहीं बल्कि वह मेरा सबसे लंबा जीवा कहलाता है। यानी कहा सद वैसा रेखा जो केंद्र से होकर गुजरता हो वह जीवा नहीं बोलेंगे, वह सबसे लंबा जीवा बोलेंगे। और हम कह सकते भाई वैसा रेखा जो केंद्र से होकर गुजरता हो वह मेरा व्यास कहलाता है। भाई यहाँ से पता चल गया, अब नोट बना के लिखिएगा, वैसा रेखा जो कि केंद्र से होकर गुजरता हो उसे क्या बोला जाता भाई? ए वाला व्यास बोला जाता है। लेकिन परिधि के किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं भाई? जीवा कहते हैं। अब हम आपको जीवा और व्यास में संबंध जोड़कर बता रहे हैं भाई। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हम क्या बोलना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई अगला थ्योरम पर। ए वाला ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। हम बोले भाई अभी ए बात कि ए वाला जब केंद्र बिंदु से होकर गुजरेगा ये आपका क्या कहलाएगा? व्यास। और व्यास वृत्त को हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है, जिसमें कि प्रत्येक भाग को जो है ना भाई अर्ध वृत्त के नाम से जाना जाता है। व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, जिसमें के प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम आपसे जीवा की बात करूं भाई, जीवा वृत्त को दो बराबर भागों में नहीं बांटता है। अगर हम आपसे जीवा की बात बोलूं, जीवा वृत्त को दो भागों में नहीं बांटता है, जिसमें कि बड़े भाग को इन बड़े भाग को दीर्घ चाप बोला जाता है और छोटे भाग को लघु चाप बोला जाता है। भाई अभी हम आपको थ्योरी नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको केवल इतना सा बात बता रहे हैं किन भाग को क्या बोला जाता है। जब ये पूरा बात आप सीख जाइएगा तो उसके बाद हम आपको पुनः थ्योरी बताएंगे। तो हम क्या बोले भाई? जीवा वृत्त को दो बराबर भागों में नहीं बांटता है, जिसमें कि बड़े भाग को दीर्घ चाप बोला जाता है और छोटे भाग को क्या बोला जाता है? लघु चाप बोला जाता है। और अभी अभी आपने एक बात और देखे भाई, ध्यान दीजिएगा कि एक वृत्त में अनंत जीवा खींचा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक की लंबाई समान हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हम इस जीवा की बात बोलूं और इस जीवा की बात बोलूं, केंद्र में जैसे जैसे सटेगा वैसे वैसे जीवा बढ़ेगा और जैसे जैसे केंद्र से हटेगा वैसे वैसे जीवा की लंबाई घटेगा। लेकिन आप एक बात गौर करिएगा भाई, मान ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ये वाला भी एक जीवा है और ये वाला भी एक जीवा है, ध्यान दीजिएगा। और इस वृत्त की त्रिज्या 5 है
तो अगर हम ए बाला के बारे में बात पूछूं भाई ध्यान दीजिएगा, हम बोलना क्या चाहते हैं। ए बाला 5 है, ए बाला 5 है, तो मान ले इस जीव ए बाला टोटल 8 है, ए बाला टोटल 8 है। याद आप ऐसे समझिए भाई, ए बाला 5 है, ए बाला 3 है, और समकोण त्रिभुज के उदाहरण जानते हो भाई। जब कोण के लंबाई 5 रहता है, ए बाला 3 तो ए बाला 4 होगा, और ए बाला भी कितना होगा 4। ए बाला 3 मान अपने मन से ए भी 3, ए बाला कितना होगा 4, और ए बाला 4 होगा। यहाँ से हम आपको एक बात बताना ये चाहते हैं भाई, जब केंद्र से समान दूरी पर ये दोनों जीवा रहता है, तो दोनों जीवा की लंबाई आपस में क्या होता है, समान होता है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि केंद्र बिंदु से समान दूरी पर स्थित प्रत्येक जीवा की लंबाई आपस में समान होता है। आपसे भाई एक क्वेश्चन ऐसे बोले, हम बोले ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। जब हम बात को बोलते हैं ना, तो आप मेरे बात पर गौर करेगा हम क्या बोलना चाहते हैं, और उस बात को आप फिगर में डिनोट करिएगा, कन्वर्ट करिएगा। हम बोले ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, और ए बी और ए सी 2 जीवा है। सोचिए तो जीवा कैसे खींचाएगा। हम ए वाला ए बी और ए सी 2 जीवा है, जो कि ये दोनों जीवा हम बोलेंगे केंद्र से समान दूरी पर है भाई। आदि ए वाला आदि 8 होगा, आप पूछेगा ए सी का मान क्या होगा। अगर भाई ए सी का मान पूछ देगा तो आपको पता चला अभी भाई, जब केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवा रहता है तो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो मतलब ए सी का मान भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आइए अब अगला थ्योरम भाई हम बता रहे हैं, अगला थ्योरम क्या कहते हैं। अगला हेडिंग दे दीजिएगा आसपास रेखा। आसपास रेखा किसको कहिएगा, तो वैसा रेखा जो वृत्त को केवल एक बार स्पर्श करता हो और वह सदा के लिए मिस हो जाता हो, उसे हम आसपास रेखा बोलते हैं। हम बोले भाई वैसा रेखा जो वृत्त को केवल एक बार टच करता हो और वह सदा के लिए मिस होता हो, ऐसी रेखा को भाई हम आसपास रेखा बोलेंगे। और ए बाल आपका हो जाएगा आसपास रेखा, और जिस बिंदु पर आप स्पर्श करेगा, मतलब जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु को आसपास बिंदु या तो मिलन बिंदु बोला जाता है। इस बिंदु को क्या बोलेंगे भाई, आसपास बिंदु। हम बोले वैसा रेखा जो वृत्त को केवल एक बार स्पर्श करता हो और वह सदा के लिए मिस हो जाता हो, उसे हम क्या करेंगे, आसपास रेखा कहेंगे। अब बात रहा यहाँ एक वृत्त में कितना आसपास रेखा खींचा जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा भाई थोड़ा सा, हम ए वाला भी आसपास रेखा और ए वाला भी आसपास रेखा, ए वाला भी आसपास रेखा, ए वाला भी आसपास रेखा और ए वाला भी आसपास रेखा। हम कह सकते एक वृत्त में
अनंत आसपास रेखा खींचा जा सकता है। एक वृत्त में कितना स्पर्श रेखा? एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। लेकिन अगला बात अगर हम बोलूं भाई, ऐसा ध्यान दीजिएगा कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है। इस वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु P से इस वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? हम बोलेंगे ए वाला एगो स्पर्श रेखा हो जाएगा और ए वाला एगो स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो हम बोलेंगे वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से मात्र 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। लेकिन जब हम आपको आगे थ्योरम बताएंगे भाई, तो वहां पर बोलेंगे ये दोनों रेखा की लंबाई आपस में क्या होगा? बराबर होता है। लेकिन आप थोड़ा सा और गौर करिएगा भाई, ये तो स्पर्श रेखा हो गया। लेकिन एक होता भाई छेदरक रेखा। छेदरक रेखा किसको कहिएगा? आप कहिएगा जो छेद करके गुजरेगा ना, उसको ही हम छेदरक रेखा करेंगे। जो वृत्त को छेद कर देगा वो छेदरक रेखा कहलाएगा। मतलब ये वाला रेखा छेद कर दिया, मतलब यही रेखा का क्या नाम कहेंगे? ये वाला छेदरक रेखा मेरा कहलाएगा भाई। लेकिन अगर ऐसा डायग्राम बना दूं भाई, आप इनको क्या बोलिएगा? गौर करिएगा। हम बोले ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ए वाला मेरा स्पर्श रेखा कहलाएगा। ए वाला जो होगा भाई वो मेरा छेदरक रेखा कहलाएगा। जो वृत्त को छेद कर देगा वो छेदरक रेखा कहलाएगा। जो वृत्त को स्पर्श कर देगा वह भाई मेरा आसपास रेखा कहलाएगा। यहाँ तक बात आप समझ गए हो भाई? आसपास रेखा किसको बोलेंगे और छेदरक रेखा किसको बोलेंगे? अब एक बात आता भाई, ओभानिष्ठ आसपास रेखा। ओभानिष्ठ आसपास रेखा। आसपास रेखा जिसको इंग्लिश में भाई बोला जाता है कॉमन टेंजेंट बोला जाता है। ओभानिष्ठ आसपास रेखा क्या होता है भाई? गौर करिएगा। वैसा रेखा जो दोनों वृत्तों को एक ही रेखा स्पर्श करेगा उनको ओभानिष्ठ आसपास रेखा बोलेंगे। जैसे उदाहरण ले ली, बोलो भाई, ए वाला 2 गो वृत्त है। ए वाला देखिए वैसा रेखा है जो कि इन वृत्तों को भी टच किया और इन वृत्तों को भी टच किया। इसका मतलब ये वाला जो रेखा कहलाएगा, ये वाला रेखा का ओभानिष्ठ आसपास रेखा कहलाएगा। ये वाला जो अभी तक हम आपसे बात कर रहे थे, ये छोटा छोटा बात पर हम विचार कर रहे थे। आइए अब हम आपको ज्योमेट्री का थ्योरम में ले जा रहे हैं। तो आइए पहला थ्योरम ध्यान दीजिएगा भाई। पहले हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद आप पॉइंट बनाकर नोट बनाकर लिखिएगा। पहले हमको थ्योरम को बताने दीजिए। देखिएगा, जब 2 वृत्त अलग अलग होगा, जब 2 वृत्त अलग अलग हो तो भाई निष्ठ आसपास रेखा कितना खींचा जाएगा? हम एगो भाई निष्ठ आसपास रेखा ए वाला खींचाएगा
और एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ए वाला खींचाएगा, एक बार से और खींचाएगा। हाँ, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ए वाला खींचाएगा और एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ए वाला खींचाएगा। जब दो वृत्त अलग अलग हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना? तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या केवल 4 खींचा जा सकता है। आप पॉइंट बना कर अच्छा से लिखिए भाई कि जब दो वृत्त अलग अलग हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या केवल 4 खींचा जा सकता है। तो ये अगला क्वेश्चन हम बता रहे भाई, ध्यान दीजिएगा। अभी तक दोनों वृत्त अलग अलग था, आप अगला देखिएगा। जब दो वृत्त एक दूसरे के बाह्य रूप से स्पर्श करता हो तब क्या गो होगा? थंब एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ए वाला कहलाएगा और एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ए वाला कहलाएगा और एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ए वाला कहलाएगा। ये वाला नहीं सोचिएगा, ए वाला दोनों को टच नहीं करेगा। यहाँ से पता चला भाई, जब दो वृत्त एक दूसरे से बाह्य रूप से स्पर्श करता हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या केवल 3 खींचा जा सकता है। आप पॉइंट बना के लिखिएगा, जब दो वृत्त एक दूसरे के बाह्य रूप से स्पर्श करता हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या केवल 3 खींचा जा सकता है। तो अगला थ्योरम भाई देखते क्या अगला थ्योरम बोलता है। आगे के थ्योरम भाई बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भाई थोड़ा सा, कि जब दो वृत्त एक दूसरे का प्रतिच्छेद करता हो, प्रतिच्छेद करने का मतलब काट देना। हम बोले जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, एक तो ए वाला रेखा खींचाया जाएगा और एक ए वाला रेखा खींचाया जाएगा। इसका मतलब ए वाला नहीं गुजरेगा और ए वाला गुजरिएगा तो ए वाला का छेदक रेखा कहलाएगा। तो मतलब कितना हुआ भाई? 2 हुआ। जब दो वृत्त एक दूसरे का प्रतिच्छेद करता हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या होता है? 2 होता है। आप पॉइंट बना के लिखिए भाई जल्दी से, जब दो वृत्त एक दूसरे का प्रतिच्छेद करता हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या केवल 2 खींचा जा सकता है। तो अगला पॉइंट देखिएगा भाई, अगला क्या बोला। अगला थ्योरम भाई देखिएगा, अभी हम तुरंत बताएंगे जब अलग अलग रहेगा तो क्या गो? 4 गो। लेकिन जब बाहर से स्पर्श करेगा तो क्या गो? 3 गो। जब प्रतिच्छेद करेगा तो क्या गो? 2 गो। लेकिन भाई ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब दो वृत्त एक दूसरे के अंत स्पर्श करता हो, जब दो वृत्त एक दूसरे के अंत स्पर्श करता हो भाई, तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या को खींचाएगा? हम एक रेखा ए वाला खींचाएगा भाई, हम का सदिता से नहीं खींचा पाएगा। जब दो वृत्त एक दूसरे के बाह्य अंत स्पर्श करता हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या केवल 1 खींचा जा सकता। आप नोट बना के लिखिएगा भाई, जब दो वृत्त एक दूसरे के अंत स्पर्श करता हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा संख्या 1 होगा।
आइए भाई आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक वृत्त संकेंद्रीय हो। संकेंद्रीय कहने का मतलब हुआ कि जब दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही होगा तो वह मेरा संकेंद्रीय वृत्त कहलाएगा। जब दो या दो से अधिक वृत्त संकेंद्रीय हो, ये वाला हुआ भाई। जब दो या दो से अधिक वृत्त संकेंद्रीय हो, इसमें बोले भाई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा संख्या कितना होगा? इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा संख्या एक भी नहीं होगा। इसका मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा संख्या कितना होगा? 0 होगा। आप नोट बना के लिखिएगा, जब दो या दो से अधिक वृत्त संकेंद्रीय हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या एक भी नहीं होता है, अर्थात 0 यानी 0 होता है। लेकिन भाई अगला बड़ा जबरदस्त थ्योरम है, मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा। अगला थ्योरम कहता है भाई, ध्यान दीजिएगा, जब दो वृत्त एक दूसरे के आसपास करता हो। अब हम ये बात नहीं बोले वो वृत्त अंत स्पर्श करता है, वो वृत्त बाहर से स्पर्श करता है। जब दो वृत्त एक दूसरे का स्पर्श करता हो, हम ऐसा थ्योरम बोल रहे भाई, ध्यान दीजिएगा कि जब दो वृत्त एक दूसरे के आसपास करता हो, चाहे वह बाहर से स्पर्श करता हो चाहे वह अंदर से स्पर्श करता हो, आसपास बिंदु से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा? अगर हम आसपास बिंदु से बोलूं हम कह सकते हैं ए वाला आसपास बिंदु होगा भाई, जब दोनों बिंदु मिलेगा। इस बिंदु से ए वाला भी एगो, और यहाँ पर बात करो तो ए वाला भी कितना गो? एगो। आप ध्यान रखिएगा भाई, ये वाला आपका एनटीपीसी में आपकी बात जो एग्जाम हुआ है, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करता हो तो स्पर्श बिंदु से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा? चाहे वह बाहर से स्पर्श करे चाहे वह अंदर से स्पर्श करे, लेकिन स्पर्श बिंदु से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा? मात्र एक ही होगा। ताइए भाई अब अगला थ्योरम आपको बता रहा, ध्यान दीजिएगा। आगे के थ्योरम का आता है भाई, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में अगला थ्योरम बता रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है। मान ये वाला केंद्र है, ध्यान दीजिए भाई। केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र बिंदु से भाई इस जीवा पर डाला गया जो लंब होता है, इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। यार ए वाला ए होगा, ए वाला बी होगा, ए वाला डी होगा। तो हम कहा सर ए डी बराबर हो जाएगा कितना? बी डी। आप थ्योरम को लिखिएगा भाई कि केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। इसी में भाई आप एक अगला पॉइंट देखिएगा, किसी भी तरह से डालेगा हम केंद्र बिंदु से
और इस जीवा पर लंब डालेगा तो भी दो बराबर भाग में बांटेगा। और इस तरह से अगर डालिएगा भाई केंद्र बिंदु से जीवा पर लंब डाले तो भी दो बराबर भाग में बांटेगा। और केंद्र बिंदु से जीवा पर लंब डालेगा ये भी दो बराबर भाग में बांटेगा। और जितने तरह से क्वेश्चन बनता है हर तरह से हम आपको डायग्राम बना के दिखा देंगे। तो पहला थ्योरम आप नोट बना के लिखिए भाई कि केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो फिलहाल भाई आज के वीडियो में हम इतना सा रहने देते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। थैंक यू।